नहीं नहीं, मैं किसी को शौक नहीं करना चाहता, ये सच है और बिल्कुल सच। आज सुबह सुबह 5 बजे उठकर मैं और हशी निकल पड़े हैं उत्तराखंड के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी करने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हशी के अंदर देखने को मिल रही है। फिर इसी एक्साइटमेंट को लेकर हम लोग पहुँच जाते हैं धनगरी गेट के पास, जहाँ से हमको एंट्री मिलती है डिकाला जोन में जाने के लिए। तो भैया क्या सारे पेपर वर्क्स करे, सारा कुछ दिया, अपनी आईडी दी, सब कुछ दिया और फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी लाइफ की पहली जंगल सफारी करने के लिए, और साथ ही साथ पहला नाइट स्टे करने के लिए, वो भी जंगल के अंदर। है ना बहुत ही एडवेंचरस टाइप, हमें भी वैसा ही लग रहा था। यहाँ हम लोग रामगंगा नदी के एकदम कोने पे बैठे हुए ट्रैक पर चल रहे थे, जो कि देखने में काफ़ी डरावना होता है। एक छोटी सी गलती हम सब लोगों को नीचे खाई में लेके जा सकती थी, पर हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड थे। उन्होंने कोई भी गलती कहीं भी नहीं करी। यहाँ पे मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ कि हमारी गाड़ी में बैठे बाकी के 3 लोग कौन कौन हैं। जो पर्सन खाकी यूनिफॉर्म में बैठे हैं ना, हमसे आगे जो बैठे हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं सुल्तान रेस्ट हाउस तक। वो वहीं काम करते हैं, वो एक वॉचमैन है आई थिंक। और ये लीजिए, आपको बताते बताते हम लोग पहुंच जाते हैं सुल्तान रेस्ट हाउस में। घने जंगल के बीच में बने इस रेस्ट हाउस को देख के मानो मन यही कह रहा था कि बस अपना भी ऐसा ही एक घर घने जंगल के बीच में हो और छुट्टियों में टाइम बिताने के लिए हम वहीं पे जाएं। फिर यहाँ ये भाई साहब उतर जाते हैं और जोर से दूर बैठे कुछ लोगों को आवाज़ लगाते हैं कि गैरल वासियों, अगर तुमको जाना है तो इस गाड़ी में बैठकर चले जाओ। आई थिंक वो गैरल की पेट्रोलिंग टीम थी, जो पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पे पहुँच गई थी। सुल्तान से निकल के अब हम लोग चल पड़ते हैं अपने गैरल रेस्ट हाउस की तरफ। ये आपका सफारी का रोड आ गया सर, क्योंकि यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ जाते हैं, इसे बोलते हैं शिकारी बढ़िया सर। अच्छा हाँ, तो ये डिगाला का भी है? ये गैरल निकलता सीधे सर। अच्छा, यही वाला डिगाला का मेन रोड है सर। ये उधर से भी हमारा तो गैरल का रास्ता। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा कहीं बताए कुछ गिर जाए, टायर अगर गिर जाए सर। ओके हाँ, जाने से सफारी भी करा देगा। बिल्कुल, इसको सफारी में जोड़ देते थोड़ा। क्या चीज़ है ना, यहाँ से जो है अब देखिए, जो हमारा मेन ट्रैक है ना जी, उसको हमने छोड़ दिया है ना। तो ऐसी जगहों पर जो है बहुत कम गाड़ियाँ जाती है, तो चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गाइड जी की ये बात सुनकर अब मुझे लगने लगा था डर, क्योंकि ये तो मेरी पहली सफारी थी। मुझे लग रहा था कि अभी मानो कहीं जंगल से निकल के शेर बाहर आ जाएगा, इसलिए डर के कारण मैं तो अपने चारों तरफ देख रहा था। इसी बीच हमारे गाइड जी ने अपनी कुछ स्टोरीज हमें सुनानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर हमें आ गए गूस बम्स। आप भी सुनिए। अभी 2016 की घटना और अभी पिछले सत्र की है ना, लास्ट ईयर ही, तो उस दौरान जो है हमारे एक स्टाफ को टाइगर ने घायल कर दिया। उसके सीने में जो है अपना हाथ रखा था, वो तो अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी थी उसकी कि सामने से गाड़ी आई और गाड़ी के कारण जो है, यानी कि गाड़ी वाला जो बंदा था उसने उसको उड़ाने की भरपूर कोशिश की ताकि ये हट जाए उससे, है ना। तो जब वो हटा, उन्होंने जो है उसको रखा गाड़ी में और सीधे फिर वो दिल्ली गया। इलाज उसका जो है दिल्ली से चला। उससे पहले हाँ मैम, उससे पहले 15 जून को कांड हुआ, पूरा उसको मार दिया उस वाटर को। फिर 17 जून को है जो इस वाटर की बात कर रहे हैं, 17 जून की कहानी है। तो यहाँ अंदर मैन ईटर भी है? वो भारी है मैम, धनगढ़ी के पास की बात है वो। अच्छा अच्छा, वो पकड़ लिया गया था। अच्छा पकड़ लिया, रेस्क्यू किया जाता है ना। अच्छा वही वाला ना, बाइक वाला? हाँ। पता है नेपाल में एक बार जो है एक टाइगर ने 250 लोगों को मार दिया था, ठीक है। तो चंपावत टाइगर की कहानी सुनी होगी, बहुत सारे किताब लिखी हुई है जिम कॉर्बेट। हाँ, तो जब वहाँ की सरकार ने क्या किया कि मिलिट्री बुला दी, मिलिट्री बुलाने के बाद जो है उस बात को वहाँ से खदेड़ा गया हिंदुस्तान की तरफ। तो चंपावत में जब उस टाइगर ने जो है ये आदमियों को मारना शुरू किया, तो 200 लोग और मार दिए, तो हो गए 450। तो फिर जो है जिम कॉर्बेट साहब उनको बोला गया, साहब यहाँ तो ऐसी बातें हैं और इतने जो है आदमी मार दिए हैं इस टाइगर ने,
तो फिर उन्होंने जो है चंपावत गए, वहाँ उस बाघ को जो है पहले तो ढूंढना, सर्च करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैन ईटर टाइगर जो होता है वो आसानी से गिरफ्त में नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता। उसके लिए जो है आपको अम्बुश लगाना होता है, तब जाके कहीं वो जो है महीने दिन में मिला, तब जाके उन्होंने उसको शूट किया, है ना। तो जो आदमखोर हो जाता है वो इतना इजी जो है आपके हाथ में नहीं आएगा। आप जो है वहाँ पे पिंजरा लगाओ या जो है कैमरे लगाओ। अभी उसने एक केस यहाँ किया है तो पता चलेगा कि 2-3-5 किलोमीटर दूर जो है दूसरा केस कर दिया है, तो आसानी से नहीं आता। गाइड जी की गूज़बम्प्स से भरी स्टोरी सुनते सुनते लो जी हम लोग पहुंच जाते हैं गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहां पे खड़े डियर हमारा करते हैं ग्रैंड वेलकम। देखिए कैंपस के अंदर है ना। गैरल पहुंच के हम लोग रिसेप्शन में अपनी एंट्री करवाते हैं। इसके बाद ये भाई साहब हमें ले जाते हैं हमारे रूम की तरफ, जो कि ऑनलाइन बुकिंग वाले रूम से एकदम अलग ही था और उसकी बिल्डिंग भी एकदम दूर थी, जो हमें फुल नेचर की फीलिंग दे रही थी। इस बिल्डिंग में हमारे सिवा और कोई गेस्ट भी नहीं था, मानो ये पूरी बिल्डिंग एक दिन के लिए सिर्फ हमारी थी। अभी यहाँ पे और कोई गेस्ट है? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, वहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए। और अभी फिलहाल के लिए हमें ये गेस्ट हाउस मिला है जो कि गैरल के अंदर पड़ता है। गैरल बोलते हैं ना सर, गैरल गेस्ट हाउस। तो ये गैरल गेस्ट हाउस है, ये हमें मिला है और डिकाला जोन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलिए सबसे पहले आपको करा देते हैं गैरल का रूम टूर कि कैसा रूम हमें अभी मिला है। तो देखिए ये हमारा एकदम लास्ट में रूम पड़ता है, बीच में कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल उन्होंने बोला था ना, और सिटिंग हॉल, और जो लास्ट वाला रूम है वो है ट्रिपल शेयर। तो ये हमें सिर्फ डबल शेयर मिला है। अभी अंधेरा है, अंधेरा इसलिए है क्योंकि अभी लाइट नहीं है यहाँ पे। लाइट जो स्टोर हो रही है, मतलब जो बिजली है, करंट है, वो सोलर से यहाँ पे आता है, डायरेक्ट लाइन नहीं है, तो वो अभी स्टोर हो रही है, इसलिए मॉर्निंग में कनेक्शन जो है वो कट जाता है। तो ये देखिए ये हमारा रूम है कुछ इस तरीके का, 2 लोगों का, और ये बाथरूम है। बाथरूम भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी एक बेड लगा के कोई तीसरे पर्सन को हम रख सकते हैं। और ये बताइए मेरा गेटअप लुक कैसा लग रहा है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर है, मंकीज बहुत ज़्यादा, लंगूर, ये हो सकता है। बहुत अच्छे अभी फ्रेंड्स हो गए हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं रामगंगा और इसका पूरे एरिया का टूर कराते हैं। तो पीछे आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है गैरल का गेस्ट हाउस, मतलब ये ओल्ड बिल्डिंग है। जो नई वाली बिल्डिंग है वो उस तरफ है। हम लोगों ने ऑफलाइन बुकिंग कराई है ना, तो इसलिए हमें ये ओल्ड बिल्डिंग मिली है। जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं उनको मिलती है नई वाली बिल्डिंग। और इस तरफ अगर आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको अगर हल्की हल्की, ये गाँव रामगंगा रिवर है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको न्यू वाली बिल्डिंग भी दिखा देते हैं और वहाँ से रामगंगा का दर्शन कराते हैं, रामगंगा के दर्शन कराते हैं। तो अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू बिल्डिंग की तरफ। ये न्यू बिल्डिंग है, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो न्यू बिल्डिंग में बुकिंग फुल है, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन वालों की बुकिंग जो है फुल हो जाती है, डिकाला जोन की, गैरल जोन की और सर्पदुल्ली की, ठीक है। सुल्तान में बुकिंग मिल सकती है इस टाइम, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन वालों की सबकी बुकिंग है, ठीक है। हम लोग वहाँ रुके हुए हैं, वो है ओल्ड वाला। ये हमारा रेस्टोरेंट रहेगा, ये हमारी कैंटीन, और ये सोलर पैनल है, इसे लाइट बनेगी अभी और वो स्टोर होती रहेगी और रात में हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे ये है हमारी रामगंगा रिवर, जो कि देखिए आप पीछे देख पा रहे होंगे। साउंड सुनिए बस, और कुछ नहीं। ये बोलते हैं कि रामगंगा रिवर में मॉर्निंग के टाइम पे टाइगर्स आते हैं पानी पीने के लिए। तो अभी तो दोपहर हो चुकी है, यहाँ पे मॉर्निंग का कोई सीन नहीं है, मतलब सुबह का कोई सीन नहीं है, तो कोई भी टाइगर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अभी हमने अपने लंच के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो हमारा लंच बनेगा और लंच करके हम यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास निकल जाएंगे अपनी पहली सफारी के लिए, जो यहाँ हमारी आज होने वाली है। इसी बीच हमारा खाना भी रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये यहाँ का रेस्टोरेंट है और अभी हमारा लंच जो है लग रहा है। देखिए किस तरीके का लंच है, बहुत ही लाजवाब खाना था यहाँ का, हमें खा के काफ़ी अच्छा लगा। अपनी पेट पूजा करने के बाद ठीक 1:30 बजे हम लोग निकल जाते हैं अपनी पहली सफारी का आनंद लेने के लिए।
अभी हमें केरल से 20 किलोमीटर दूर दिकाला में जाना है। साल के इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से निकलने से हमें काल मूवी की याद आ रही थी। डर तो लग ही रहा था, पर क्या करें, पेड़ भी तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जिनको हमने अपने कैमरों में भी कैद कर लिया। थोड़ा हम शॉर्ट टाइम लेते रहेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल दिख जाए, वो भी प्रयास रहेगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि एक बार दिख जाए तो उसके बाद थोड़ा हम, जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, तो इनको खोजने की कोशिश करेंगे। एलिगेटर का तो पता नहीं, पर एलिफेंट का नाम लेने से ही मेरी हवा टाइट हो गई। याद है ना मुझे थियोफानी में एक एलिफेंट ने कितना दौड़ाया था, तब से मुझे हाथियों से बहुत डर लगता है। अब तो ये लग रहा था कि कहीं असम का हाथी यहाँ ना आ जाए, पर कोई नहीं, अगर ये सब डर नहीं होंगे तो सफारी करने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलो सीधा ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी सफारी की तरफ। हम लोग धीरे धीरे इन पतले पतले रास्तों से बढ़ रहे हैं दिकाला की तरफ। उसी तरह हमारा जोश भी बढ़ता जा रहा है, और ये रास्ते देखने में कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर। कब किस मोड़ पे क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते। हमेशा हर मोड़ पे नज़रें ऐसे ढूंढ रही थी कि आगे अगले मोड़ पे ही हमें कोई ना कोई टाइगर मिल जाएगा। मैं तो फुल मज़े ले रहा था इस सफारी के, इसलिए मैंने भी किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं, हर एंगल को शूट किया। लेपर्ड और भालू भी है, तो इसी बीच हमें हमारे गाइड से पता चला कि यहाँ पे लेपर्ड और भालू की संख्या भी बहुत है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो अक्सर छुप के रहते हैं। अब तक हम लोगों ने दिकाला तक का आधा सफ़र कंप्लीट कर लिया था। ये आखिरी साल के पेड़ हैं जिनको हम अभी क्रॉस कर रहे थे, लेकिन ये वाले साल के पेड़ ऐसे थे मानो एक तरीके का गेट बना हुआ है। इन साल के पेड़ों के बीच में से धूप की किरणें इस तरीके से छन के आ रही थी, मान लो किसी तरीके का डायमंड ऊपर से चमक रहा है और उसकी रोशनी नीचे आ रही है। तो इस नज़ारे को भी मैंने अपने कैमरे में अच्छे से कैद कर लिया। 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं दिकाला जोन के अंदर। ये जो है दिकाला का ग्रासलैंड कहलाया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, सबसे ही ज़्यादा, और हमारी आंखें पूरी तरीके से ढूंढने में लग गई थी कि कहाँ पे कौन सा टाइगर है, लेकिन हमें एक भी टाइगर नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड जो है ना, मतलब ग्रास जो है इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, जिसके पीछे टाइगर्स छुपे हुए थे। अब कौन सा टाइगर कहाँ पे है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन फिर भी हमारी आंखें ढूंढ रही थी कि भैया एक टाइगर तो दिखाई दे जाए, कम से कम एक टाइगर तो इसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए इस आखिरी छोर पे, जहाँ पे ठीक सामने हमें रामगंगा रिवर दिखाई दे रही थी, जिसमें 2 हाथियों का झुंड पानी पी रहा था। वो दोनों हाथी कम से कम आधा किलोमीटर दूर थे, इसलिए हम उनको कैप्चर नहीं कर पाए। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद, उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे एरिया में। हमारे गाइड साहब अपनी पूरी ताकत के साथ हमें जंगल सफारी करवा रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमें एक ना एक टाइगर ज़रूर दिखाई दे, इसलिए वो हर मौके पे, हर मोड़ पे हमको लेके जा रहे थे कि यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं टाइगर दिखने के। हर मोड़ पे जाके हम लोग रुक जाते थे और कोशिश करते थे कि किसी तरीके की कोई कॉलिंग हो रही हो, किसी तरीके से कहीं से टाइगर का पता चले, पर हमें कुछ नहीं पता चला। इसी छानबीन में हमें दूसरे जानवर देखने का भी मौका मिल गया, जैसे ये सांबर डियर है, कितना चौंक के हमें देख रहा है, और ये वाला जो है ये स्पॉटेड डियर है। ये तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मौजूद थे। हर जगह हमें ये स्पॉटेड डियर ही डियर दिखाई दे रहे थे, पूरा का पूरा झुंड भरा पड़ा था इस ग्रासलैंड के अंदर। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे शेर नहीं होंगे तो क्या होगा, आप खुद ही देख लो। इसी बीच रामगंगा रिवर में जो पानी पीने गए थे 2 हाथियों का झुंड, वो भी पास आ जाता है, जो कि हमें देखने को मिल जाता है। ये आपस में खेल रहे होते हैं या फिर आपस में एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते हैं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन देख के काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बीच पिकॉक की कॉलिंग हो जाती है और हमारा गाइड भी पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा उठता है, और अदर गाड़ियां भी हमारे पास आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से ये पिकॉक की कॉलिंग सुनी होती है। तो सबके सब एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे टाइगर आने के चांसेस बढ़ गए हैं और हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं।
ये सब देख के हम भी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बाकी जीप्स हमारे पास आई तो हमें लगा कि हाँ यहाँ पे चांसेस हैं एक टाइगर के आने के। तो हम इधर उधर नज़र दौड़ाने लग जाते हैं कि टाइगर यहाँ से आएगा या वहाँ से आएगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब टाइगर नहीं आता है तो हमारा गाइड हमें दूसरे रास्ते पे ले जाने लगता है। लेकिन मैं अभी पीछे मुड़ के यही देख रहा हूँ कि पीछे से कहीं टाइगर निकल ना जाए, पर वो कॉलिंग मिस हो जाती है, मतलब कि एक तरीके की मिस कॉल हो जाती है। तो हमारा गाइड जो है हमें फिर दूसरे जानवर दिखाने लग जाता है, जैसे फिर से वो स्पॉटेड डियर जैकाल देखने को मिलता है हमें। एक साथ एक नहीं, कम से कम 4 जैकाल। देखो 1 2, एक और निकल के आया, ये नंबर 3, एक चौथा भी आएगा। वो तो कैमरे को ऐसे घूर रहा होता है कि भैया क्या ही देख लिया उसने। बहुत ही क्यूट फेस था इनका दिखने में। ये लोग बहुत शैतान होता है, ये लोग प्यार से देखेंगे जो भी हो, डॉग्स जैसे लगते हैं। हाँ। 1 घंटे की सफारी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं डिगाला जोन में थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए और थोड़ा सा डिगाला जोन घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमारे गाइड साहब हमें बोल देते हैं कि आप लोगों का जो खाना पीने का सामान है वो अपने साथ अंदर लेके चले जाना, क्योंकि यहाँ के बंदर जो हैं काफ़ी शरारती हैं, सामान को उठा के ले जाएंगे। तो हम लेके चले जाते हैं और फिर सबसे पीछे डेक पे जाके हम लोग डिगाला जोन के चारों तरफ के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। डिगाला जोन को देख के तो एक बार के लिए मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा था। डिगाला घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तो इसी बीच हमारे गाइड साहब और ड्राइवर साहब आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमको टाइगर कहाँ दिख सकता है। इस पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो एक जगह है 2 किलोमीटर करके, वहाँ चलते हैं और वहीं से दूसरे ट्रैक कमरपट्टा पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के सभी ट्रैक सफारी वालों ने छान दिए पर एक भी टाइगर नहीं मिला। अब वो ट्रैक बचे हैं जहाँ कम लोग जाते हैं। कमरपट्टा वाली रोड पे। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे सारे ट्रैक जो है लोगों ने छान मान लिए हैं, तो हम थोड़ा सा अलग रोड देखेंगे, है ना। और इससे फिर हम वहाँ पे निकल जाएंगे जहाँ पे हमने बीच में चौराहा देखा था ना, एक राम सिंह रोड। अच्छा। वहाँ पे टाइगर को ढूंढने की हमारी तलाश अभी भी जारी थी। हम लोग टाइगर को ढूंढते ढूंढते 2 किलोमीटर वाली रोड पर आ गए थे, जो कि काफ़ी घना जंगल था। यहाँ तो मुझे लग ही रहा था कि भाई यहाँ तो 5-6 टाइगर तो रहते ही होंगे, इसलिए मेरी आंखें हर जगह उनको तलाश रही थी। इसी तरह हमारे गाइड साहब की आंखें भी टाइगर को ढूंढ रही थी और इसी तलाश में हम लोग पहुँच जाते हैं राम सिंह रोड पे। एक्चुअली में हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो राम सिंह रोड है ना, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही एक कर्मचारी ने बनाई है, इसलिए इस रोड का नाम राम सिंह रोड पड़ गया है। ये जो अभी आप रोड देख रहे हैं ना, ये है राम सिंह रोड। यहाँ पे मुझे 2 पिकॉक दिखाई देते हैं। ये पिकॉक नीचे ही रोड पे घूम रहे होते हैं, तो इनको देख के मेरे को लगता है कि ये इतनी आज़ादी में यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ तो क्या ही टाइगर होगा। तो यहाँ पे भी मेरी उम्मीद टूटने लगती है कि भाई यहाँ तो टाइगर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये राम सिंह रोड छानने के बाद भी जब हमें टाइगर नहीं मिलता है तो हम बढ़ चलते हैं अपने गैरल गेस्ट हाउस की तरफ, क्योंकि हमें 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था और टाइम भी निकलता जा रहा था और सूरज भी नीचे ढकता जा रहा था अपने आप को। गैरल के वापसी के सफ़र में अचानक से हमें रोड पे ताजे ताजे टाइगर के पग मार्क दिखाई दे जाते हैं, जिस पर हमारा गाइड फिर से अलर्ट हो जाता है। उसको ये पग मार्क देखकर इतना यकीन था कि भाई टाइगर तो आसपास ही है, अब तो टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। इसी एक्साइटमेंट में वो गाड़ी की सीट पे चढ़ जाता है और टाइगर को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ गैरल और सुल्तान वापस जाने वाली बाकी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, जो हमारे साथ साथ मिलकर टाइगर को ढूंढने लगती हैं। यहाँ पर हमें स्पॉटेड डियर दिखाई देते हैं, जो काफ़ी डरे हुए होते हैं और किसी चीज़ से छुप रहे होते हैं। तो हम लोग वहीं थोड़ी देर वेट करते हैं, ये सोचकर कि टाइगर आ जाएगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब टाइगर नहीं आता है तो हमारा गाइड अचानक से कहता है कि चलो रामगंगा नदी की तरफ चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, कहीं टाइगर पानी पीने के लिए तो नहीं निकला। तो इसी हड़बड़ाहट में हम लोग तेज़ी से निकलते हैं रामगंगा रिवर की तरफ टाइगर को देखने के लिए, क्योंकि हमारा गाइड बार बार यही बोल रहा था कि टाइगर इधर से उधर गया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया और इस समय टाइगर जो है पानी पीने के लिए नदी के किनारे ज़रूर आता है। तो हम तेज़ी से नदी के किनारे पहुंच गए और वहाँ पे हमारी आंखें ढूंढने लगी कि भाई किस कोने पे टाइगर है, किस कोने पे टाइगर है, पर कहीं भी हमें टाइगर नहीं मिला।
हमारा गाइड भी चारों तरफ देख रहा था कि भैया टाइगर कहीं तो मिल जाए, पर कहीं भी हमें टाइगर नहीं मिला। इनफैक्ट हमें मिल गया क्रोकोडाइल, जो कि दूर वहाँ रेत पे बैठा हुआ था। इसके बाद शाम होने लगती है और हम लोग लेट भी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग निकल पड़ते हैं अपने गैरल रेस्ट हाउस की तरफ। वो बोलते हैं ना कि भाई जंगल जो है ना रात में एक्टिव हो जाता है, सब जानवर बाहर आ जाते हैं जंगल से, हाथियों का झुंड बाहर आ जाता है पानी पीने के लिए, टाइगर का विज़न भी 6 टाइम बढ़ जाता है और जंगल जो है काफ़ी घना हो जाता है। और देख भी रहे हो आपकी एकदम से अंधेरा होने लगता है और जंगल कितना खतरनाक दिख रहा है, हमारी भी हालत टाइट हो जाती है।